नमस्कार साथियों। आज जो है हम आरपीएससी द्वारा जो वैकेंसी निकाली हुई है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की जीव विज्ञान विषय की, उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले डिटेल के अंदर। उसके साथ साथ हम बात करने वाले हमारा पेपर कैसे आने वाला है, पेपर में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किस क्वेश्चन को आपको कितने टाइम देना है ना, कितने टाइम में किस क्वेश्चन को सॉल्व करने वो स्ट्रेटेजी भी समझने वाला है ना बेटा। और उसके बाद जो है यूट्यूब पे ही हम यूनिट वाइज कंटिन्यू पूरा सिलेबस भी कवर करने वाले हैं। थोड़ी क्लास लंबी रहेगी, है ना? लेकिन आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। हम आज तो सिलेबस है, कल से हमारी क्लास कंटिन्यू रह जाएगी और हमारी क्लास कंटिन्यू चलती जाएगी। कभी एक-एक दिन में 2-2 3-3 क्लास भी ले लेंगे। ठीक है, 2-2 3-3 क्लास भी ले लेंगे और उसके बाद हमारा जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा पेपर आएगा कैसा? अगर हमारे पेपर की बात करें, हुँ, तो हमारा जो बायो का पेपर है, बायोलॉजी विषय का, जीव विज्ञान विषय का जो बायो विषय है, उसका जो पेपर आएगा वो 300 नंबर का आएगा और टोटल क्वेश्चन आएँगे 150 क्वेश्चन आएँगे। 150 क्वेश्चन, तो 300 नंबर का और 150 क्वेश्चन अगर बात करें, तो हमारे पास 1 क्वेश्चन हुआ 2 नंबर का, 1 क्वेश्चन हुआ 2 मार्क्स का, है ना बेटा? 2 नंबर का 1 क्वेश्चन हुआ और टाइम कितना मिला हमें? 3 आवर्स, 3 घंटे। कितना टाइम मिला? 3 घंटे। 1 घंटे में होता 60 मिनट। कितना होता? 60 मिनट। तो टोटल हमारे पास कितने मिनट आए? 36 18 180 मिनट। 180 मिनट में हमें क्वेश्चन करने हैं 150 प्लस ओएमआर शीट भी भरनी है। जो ओएमआर शीट है वो भी भरनी है। तो अब मान के चलो ओएमआर शीट भरने के आपको 30 मिनट देने हैं। कितने हैं देने हैं? 30 मिनट। तो जो आपके पास 180 है, 180 में से 30 ये चले गए तो आपके पास रहा 150 मिनट। 150 मिनट और क्वेश्चन कितना है? 150 क्वेश्चन और 150 मिनट। 150 क्वेश्चन करने 150 मिनट के अंदर। तो क्या आप डायरेक्ट जाते ही सीधा कर दोगे या उसमें टाइम लगेगा? नहीं, हमें पेपर पढ़ना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं सर, हम पेपर तो पढ़ेंगे सबसे पहले और ताकि पेपर पढ़ के हम समझ के करेंगे। तो देखो बेटा, क्वेश्चन पेपर में कई बार जो क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टफ होते हैं, टाइम खाने वाले होते हैं। क्वेश्चन पेपर खाली आपका जो नॉलेज ही चेक नहीं करते, उसके साथ-साथ आपका जो है टाइम मैनेजमेंट वगैरह दूसरी चीज़ें भी चेक होती है उस क्वेश्चन के माध्यम से ही। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा। अब 1 से ज़्यादा का समय लगेगा, कुछ हमें और भी एक्स्ट्रा टाइम, मान लो इधर-उधर का थोड़ा बहुत पढ़ने में या कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग गया। तो अगर हम एक क्वेश्चन 1 मिनट में करने वाले तो हमसे सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के लिए जो हम क्या करेंगे 40 से 50 सेकंड फिक्स रखेंगे। 40 से 50 सेकंड के अंदर हमें एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। अगर आप 50 सेकंड में भी एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हो ना बेटा, 50 सेकंड में अगर एक क्वेश्चन 50 सेकंड में अगर एक क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट करते हो, तो एक क्वेश्चन के पीछे बचेंगे आपके 10 सेकंड। टोटल आपके कितने क्वेश्चन है? 150। 150 क्वेश्चन के पीछे तो टोटल आपके पास बचे 1500 सेकंड। कितने? 1500 सेकंड। 60 सेकंड का होता है 1 मिनट, 0 से 0 कटा और जैसे 6 2 12, पीछे बचे 3, 6 पंचा के 30, 25। तो टोटल आपको 25 मिनट मिल गए एक्स्ट्रा। कितने मिल गए? 25 मिनट। और 25 मिनट के अंदर मान लो कुछ क्वेश्चन छूट रहा है जिसमें सोच रहे हो आप, किस क्वेश्चन के अंदर कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ेगी या आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास 25 मिनट बचते हैं और मान लो कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है, मान लो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, मान लो 10 मिनट भी एक्स्ट्रा लग गए आपके, 25 मिनट से 10 मिनट एक्स्ट्रा और लग गए, कहीं खर्च हो गए, तब भी आपके पास में लास्ट में 15 मिनट तो बचे हुए रह ही जाएँगे। लास्ट में कितने 15 मिनट बचे हुए रह जाएँगे। अगर 40 सेकंड का लेके चलोगे ना, अगर 40 सेकंड में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, 40 से 50 सेकंड। तो अगर मान लो 40 की जगह आपका 50 सेकंड लगता है, 10 सेकंड पर क्वेश्चन बचता है आपका, 10 सेकंड पर क्वेश्चन बचता है आपका, तब भी आपको लास्ट में 25 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएँगे। 25 मिनट, है ना? और जो 25 मिनट होते हैं वो बहुत होते हैं कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगाने के लिए। तो आप इस ढंग से स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे। ठीक है, अब उसके साथ में अगर बात करें तो हमारा 150 क्वेश्चन है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। तो कितनी होगी नेगेटिव मार्किंग? तो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। 1/3 का मतलब ये 1/3, है ना? तो अगर आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, कितने 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो, तो 1 क्वेश्चन के बराबर मार्क्स कट होंगे। ठीक है? 3 क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं? 3 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, तो 3 के मार्क्स कितने होंगे? 3 इंटू 2 6 मार्क्स। अगर 6 मार्क्स के क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन कितने मार्क का? 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 2 मार्क्स कट जाएँगे। 1/3, 1/4 तो नहीं बेटा यहाँ पे, 1/3 मार्क्स है। 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन जो राइट है उसके मार्क्स गए। 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन जो राइट है उसके मार्क्स गए। तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है
जब हम ये स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे ना 40 से 50 सेकंड, देखो बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पढ़ते ही सॉल्व हो जाएंगे, 40 सेकंड में हो जाएगा, 30 से 40 सेकंड में हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 50 सेकंड में भी सॉल्व नहीं होगा। तो अगर हम 40 सेकंड की स्ट्रेटेजी लेके चले और मान लो अगर कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है 1 मिनट में सॉल्व हुआ, दूसरा 40 सेकंड में सॉल्व हुआ, तब भी हमारे पास 20 सेकंड बच जाएंगे 2 क्वेश्चन के लिए। तो ये एक स्ट्रेटेजी टाइम मैनेजमेंट करना इस पर बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार भई स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन सॉल्व करने में उसमें कुछ टाइम लगेगा आपको, है ना? उसके भी क्वेश्चन आएँगे, उसमें भी टाइम लगेगा, सांख्यिकी बोलते हैं जिसको हिंदी में, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। जब टाइम लगना ही है तो हम उस हिसाब से लेके चले कि हमको टाइम मिल जाए। पर क्वेश्चन कितना टाइम मिलेगा? हाँ, तो सुनो आप, हमने पेपर वाला तो बात कर ली, पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन आएँगे, कैसे आएँगे, वो हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हमारी यूनिट कितनी है या हमारा सिलेबस में क्या-क्या रहेगा। देखो बेटा, हमारा सिलेबस जो है मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइडेड है। पहले भाग की बात करें तो जो 11th-12th के अंदर जो आपने पढ़ा वो उसमें से क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि आपको 11th-12th ही पढ़ा ना, तो वहाँ से क्वेश्चन तो आने वाजिब है, वहाँ से क्वेश्चन आएँगे। उसके बाद जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, जो बीएससी में पढ़ा वहाँ से क्वेश्चन आएँगे। फिर आपने जो एमएससी में पढ़ा वहाँ से क्वेश्चन आएँगे। और लास्ट में आपका आ जाएगा यूनिट 4 जो है आपका पेडागोजी, पार्ट 4 के अंदर जो है पेडागोजी है। पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएँगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से संबंधित क्वेश्चन आ जाएँगे और उसके बाद देखो पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसके बाद में जो है यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसमें? टीचिंग लर्निंग में। टीचिंग लर्निंग में जो कंप्यूटर का है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका यूज़ क्या है, वो भी क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। तो यहाँ से साइकोलॉजी तो फर्स्ट में ट्रांसफर हो गई है, बाकी पेडागोजी है और टीचिंग लर्निंग मटेरियल रहा है, ठीक है? और बाकी जो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे है टीचिंग लर्निंग में, वो सब देखने वाला है। ठीक है बेटा? सबसे पहले हम एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कि पार्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल में कितनी यूनिट है, ग्रेजुएशन लेवल में कितनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर कितनी यूनिट है। उसके बाद उस यूनिट को हम डिटेल में देखने वाला है। ठीक है? देखो सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो उसमें पहली यूनिट था टैक्सोनॉमी, 7 यूनिट है टोटल। टैक्सोनॉमी, है ना? जिसमें हम बॉटनी और जूलॉजी दोनों की टैक्सोनॉमी देखने वाले हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, ये भी हम डिटेल में देखने वाले हैं, है ना? फिर आ जाएगी प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के बाद आ गई तो एनिमल फिजियोलॉजी भी आएगी, तो एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट 4 हो गई। फिर आ जाएगा जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, है ना? अब देखो ये जेनेटिक जो है 11th-12th लेवल का ही जेनेटिक्स है आपके, इससे आगे का जेनेटिक्स नहीं है। तो हमने हमारे चैनल के ऊपर जो है ना ऑलरेडी नीट प्लस क्लास 12th करके जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जेनेटिक्स के सारे टॉपिक पढ़े हैं। 12th वालों को पढ़ाया है मैंने, नीट और 12th वालों को। कोई टॉपिक आपके काम आ जाएंगे जेनेटिक्स से। अब हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी मीडियम के भी टॉपिक है, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम के भी टॉपिक है। आप वहां से देख के उसको कवर कर सकते हो, ठीक है बेटा? वहां से कवर कर सकते हो। इवोल्यूशन वगैरह टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसी चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना बेटा? तो उसके बाद जो यूनिट 6 जो रहेगी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, आपके 11th-12th की किताब में जो है, 12th वाली किताब में जो चैप्टर दे रखे हैं वही वाले हैं। और उसके बाद पे एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की टोटल 7 यूनिट है, कितनी है? 7 यूनिट। सीनियर सेकेंडरी लेवल की 7 यूनिट दे रखी है। उसके बाद ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल तक की 8 यूनिट दे रखी है। कितनी दे रखी है? 8 यूनिट। पहली यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम पढ़ना, हमारा जो यूट्यूब पे जो सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, हम इसी से स्टार्ट करने वाले हैं, सेल से ही। क्योंकि हमें पता है कि सेल जो है, सेल ही सब, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सेल बेसिक यूनिट है। तो सेल का अगर नॉलेज नहीं है, आप सीधा टैक्सोनॉमी में घुसोगे, इधर-उधर घुसोगे, वहाँ वहाँ नहीं जाकर हम सबसे पहले सेल का पढ़ने वाला है। सेल का बेसिक पढ़ेंगे, उसके साथ-साथ टैक्सोनॉमी चला देंगे हम लोग। ठीक है ना बेटा? तो सेल का तो पढ़ना ही है, हम तो सेल से हम स्टार्ट कर लेंगे। तो सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, किसकी सेल का, एनिमल की सेल हो चाहे वो प्लांट की सेल हो, दोनों दिखने वाले हैं। उसके बाद टैक्सोनॉमी दोबारा आता है, पर यहाँ पर वहाँ इंट्रोडक्शन था, हम डिटेल में देखेंगे। आज जब सिलेबस डिटेल में देखेंगे तो तब देखेंगे उस 11th-12th की टैक्सोनॉमी में क्या है, इसकी टैक्सोनॉमी में क्या है। वहाँ 11th-12th लेवल की टैक्सोनॉमी थी और यहाँ पे थोड़ी डिटेल में है, बॉटनी जूलॉजी दोनों की टैक्सोनॉमी। उसके बाद आ जाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी कौन सा? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। एक्सटर्नल बाह्य और इंटरनल आंतरिक, दोनों स्ट्रक्चर हो गया। फिर आगे रिप्रोडक्शन, जनन एंड लाइफ साइकिल, जीवन चक्र ऑफ द फॉलोइंग, किस किसके हमने देखना? रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल इंटरनल। वो अमीबा का देखना, ओवेलिया का देखना, टीनिया का देखना, एस्केरिस का देखना, फेरेटिमा का देखना, पेरिप्लेनेटा का देखना, राणा का देखना, रेबिट का देखना। ये आपने बीएससी के अंदर पढ़े होंगे, है बेटा? देखो बीएससी के अंदर जब आपने पढ़ा ना, तो उस समय आपने थ्योरी में आंसर लिखना लाइक पढ़ा था। यहाँ पर हमें एमसीक्यू मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। तो यह थोड़ा-सा हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा-सा एमसीक्यू टाइप का रहेगा, ठीक है ना? फिर आती है यूनिट 4। जब यूनिट 3 के अंदर हमने जूलॉजी का देख लिया, तो यूनिट 4 के अंदर हम बॉटनी का भी देखेंगे। क्या-क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग, किस-किस का स्ट्रक्चर देखेंगे? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है?
इन सबका यहाँ देख लेंगे हम। जो आपने बीएससी में बॉटनी में पढ़ा वो ये नई कोई चीज है नहीं। फिर उसके बाद 5वें यूनिट के अंदर डेवलपमेंटल बायोलॉजी देख लेंगे, डिटेल में देखेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। फिर आ जाएगा रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट। रिप्रोडक्शन हायर प्लांट इसके अंदर मेनली हम देखेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। फिर इथोलॉजी आ गया, नैतिकता, और फिर बायोस्टैटिक्स, जिसके क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको टाइम खाएंगे, थोड़ा हार्ड होता है तो इसको आराम से करेंगे। हो सकता है इसको हम पहले करा दे, बायोस्टैटिक्स यूनिट को हम पहले करवा दे। रीजन ये है कि इसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है। एग्जाम के टाइम पे आप लोग जो है इसके अंदर इतना टाइम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस तभी करोगे जब आपके पास टाइम मिलता है। तो हो सकता है हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के साथ साथ उसके बाद जो है बायोस्टैटिक्स भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना बेटा। फिर अब ये हो गया ग्रेजुएशन लेवल का। ग्रेजुएशन लेवल के बाद अब हम पीजी लेवल की अगर बात करें, पीजी लेवल की अगर बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, तो सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजी। इसमें आएगा हमारा इकोलॉजी आएगा। क्या आएगा बेटा? इकोलॉजी आएगा। इकोलॉजी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, चलो वो तो हम सिलेबस डिटेल में। दूसरी यूनिट आएगी हमारी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इकोलॉजी आ गया। इकोलॉजी के बाद सेकंड यूनिट आ जाएगी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर आ जाएगी टेक्निक्स इन बायोलॉजी, माइक्रोस्कोपी और बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देखो ये थोड़ा सा टफ रहेगा, माइक्रोस्कोपी है, टेक्निक्स है इन बायोलॉजी, थोड़ा टफ रहने वाला है ना। उसमें डिटेल भी बहुत ज्यादा पूछने वाला है ना। हम पढ़ेंगे बिल्कुल। लेकिन अगर आप लोग जो ये 11th-12th वाला है ना, सीनियर सेकेंडरी वाला, ग्रेजुएशन लेवल वाला और ये पीजी वाला, अगर ये आप क्लियर कर लेते हो ना हमारे साथ साथ, आप मान के चलो आपका नेट भी क्लियर हो जाएगा। नेट का सिलेबस भी लगभग क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो जो बच्चा नेट की तैयारी कर रहा है वो भी ये बच्चा देखना चाहे तो देख सकता है साथ में। ये तो वो हमारा जीव विज्ञान से संबंधित यूनिट। सबसे पहले हमने देखा था सीनियर सेकेंडरी लेवल में। सीनियर सेकेंडरी लेवल में कितनी यूनिट थी? 7। उसके बाद हमारे पास आई पोस्ट ग्रेजुएशन में 8, और फिर लास्ट में आई 5। 7 + 8 + 5 टोटल हमारे पास कितनी यूनिट हो जाती है बेटा? 7 + 8 + 5, 7 और 8 15, 15 और 5 20 यूनिट हो गई। यूनिट हो गई 20 यूनिट। ये तो हुई हमारी बायो की। 20 यूनिट तो हो गई हमारी बायोलॉजी की। किसकी होगी बेटा? बायो की। अब उसके बाद में जो पीछे पार्ट 4 बचा, पार्ट 4 से भी तो क्वेश्चन आएंगे। 20 यूनिट से लगभग आपके 120 से 130 क्वेश्चन आ जाएंगे, और जो पीछे के 20 क्वेश्चन बचे हैं वो उस पार्ट 4 में से निकल आएगा। लगभग लगभग यही रेशियो रहता है। पिछले पेपर को अगर हम देखें और हम अगर अनुमान लगाए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग यही रेशियो रहता है। अब पार्ट 4 की बात करें, पार्ट 4 के अंदर आ जाएगा पेडागोजी आ जाएगा। ठीक है, पेडागोजी के बाद सॉरी गला खराब हो गया थोड़ा, सॉरी। ठीक है, इसके अंदर 2 यूनिट रहेगी। एक तो पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो भी किसी किशोर अवस्था वाले बच्चों के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद बात करेंगे यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग ऑफ लर्निंग। ये 2 यूनिट ही हैं अपनी। दोनों यूनिट में से 5-5 10-10 क्वेश्चन आने वाला है। 5-5 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है बेटा। अब बात करें अगर पूरे सिलेबस को ओवरऑल डिस्कस करने के, अगर कंपैरिजन करें, तो देखो यहाँ पे ध्यान देखना। टेक्सोनॉमी जैसे है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है, टेक्सोनॉमी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, तो टेक्सोनॉमी हम साथ में ही पढ़ लेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ऐसे सारी साथ में कंपेरिजन, जो साथ में आ रही है उसको साथ में पढ़ लेंगे, जो अलग आ रही है उसको अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है ना बेटा। तो आराम से अगर आप जब सिलेबस डिस्कस करते हैं, एक बार यूनिट यूनिट कौन कौन सी वो यूनिट हमने निकाल दी। ठीक है, तो उन यूनिट को देख लो। आपके ये यूनिट तो है ही है, आपको ये यूनिट टोटल आपके पास ये यूनिट है। 7 ये हो गई, 7 8 और 7 5, ये टोटल 20 यूनिट हो गए, और 2 यूनिट इसके अंदर है हमारा, 2 यूनिट टोटल 22 यूनिट पढ़नी है। टाइम बहुत कम है हमारे पास। अगर अब भी हम पढ़ें तो बहुत कम टाइम है। आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होगी हमारे साथ साथ में। ठीक है बेटा। तो अब चलो सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो यूनिट हमने देखी, यूनिट का जो देखा ना कौन कौन सी, उसको डिटेल में बात करते हैं। पहली यूनिट थी टैक्सोनॉमी। अभी आप यहाँ समझ लो, जो टैक्सोनॉमी वाली यूनिट है इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन किसी लाइफ की, डेफिनेशन ऑफ लाइफ पढ़ने वाला। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जीवों में विविधता। एक ही स्थान पर अलग अलग पाए जाने वाले जीवों में जो विविधता होती है उसको जैव विविधता। उसको अलग अलग जीव पाए जाते हैं, निश्चित स्थान पर अगर बहुत सी जातियां पाई जाती है तो उसको हॉट स्पॉट कहते हैं, हमें पता है ये चीज। तो हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन। अरे क्लासिफिकेशन की नीड ही क्यों पड़ी, हमें क्लासिफिकेशन की क्या नीड पड़ी, हमने क्लासिफिकेशन किया, डिटेल में समझने वाला है। फिर आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया, क्या है, साइंटिस्ट के नाम वगैरह। फिर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की आ जाएगी ना, अपवर्त संवर्ग गण कुल वंश जाति, जो वो क्रम से वो हमें देखना होता है। फिर आ जाएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बोले तो द्विनाम पद्धति, हिंदी में बोले तो द्विनाम पद्धति। देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ। आप ये मान के चलो कि मैं हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने वाला हूँ। हम मुझे पता है कि जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चर की तैयारी कर रहा है उसे
आराम से समझ में आ जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी स्टडी के लिए कौन कौन से टूल्स है, हर्बेरियम वगैरह वो सब देखने वाला है ना। कौन कौन से, म्यूजियम, जू, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, ये सब इसकी डिटेल पढ़ने वाले। ये 11th की किताब में दे रखा बहुत अच्छे से आपके। फिर आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपका टैक्सोनॉमी जो क्लास 12th की थी। अब बात करें सेकेंड यूनिट के। सेकेंड यूनिट के अंदर क्या आने वाला, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। तो कौन कौन से एनिमल का है, कौन कौन से प्लांट का, वो देखना है। सबसे पहले बात करें एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की अगर बात करें तो टिश्यू का टाइप देखेंगे, ओरिजिन कैसे वो बात करेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ है, और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शन देखेंगे किसका, एनिमल टिश्यू का। जब एनिमल टिश्यू देख ले तो प्लांट टिश्यू भी तो हमें देखना पड़ेगा ना बेटा। तो प्लांट टिश्यू भी देखेंगे हम लोग। प्लांट टिश्यू में क्या देखेंगे, तो एनाटॉमी ऑफ रूट समझेंगे, स्टेम की भी एनाटॉमी समझेंगे और लीव्स की भी समझेंगे, ठीक है। अब ये एनाटॉमी जो हम देख रहे हैं रूट की, स्टेम की और लीव्स की, हमें पता है कि जो एंजियोस्पर्म है उसको दो भागों में बांट रखा, मोनोकोट एंड डाइकोट, है ना। तो मोनोकोट की भी देखे, मोनोकोट की भी लीव, स्टेम और रूट की एनाटॉमी देखेंगे, तो डाइकोट की भी लीव, स्टेम और रूट की एनाटॉमी देखने वाला है। मतलब कुल मिलाकर हम एंजियोस्पर्म का देखने वाला है। किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, है ना। एंजियोस्पर्म हम 12th में ही देख लेते हैं, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर 12th में ही समझ रहे हैं इसका एंजियोस्पर्म का, ठीक है। तो इसीलिए हम जब बीएससी में जाएंगे तो वहाँ एंजियोस्पर्म के अलावा बाकी सब प्लांट्स के बारे में बीएससी, सॉरी सॉरी जो बाकी सारे प्लांट के बारे में वहाँ डिटेल रहेगी, हम दोबारा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर किसको, फ्लोरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में। फिर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये भी एंजियोस्पर्म का, और फ्रूट्स, ये सब एंजियोस्पर्म के अंदर। मतलब कुल मिला के एंजियोस्पर्म हम 12th में ही देखने वाले हैं, है ना। एंजियोस्पर्म जो है, पुष्पीय पादप जो है वो हम 12th में पढ़ लेंगे। ये उसकी सारी डिटेल यहीं पढ़ने वाले, जो आपने 11th 12th पे, सॉरी इस यूनिट में पढ़ लेंगे। जो 11th 12th दोनों बुक में दे रखा है, 11th 12th के अंदर जो आपका प्लांट टिश्यू, एनाटॉमी, रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह वो देख लेंगे, और उसके बाद में जो आपका 12th के अंदर दे रखा फ्लावर, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट्स वगैरह वो सारा 12th वाला। तो कुल 11th 12th का जो एंजियोस्पर्म है वो यहाँ इस यूनिट में हम यहाँ कवर कर लेंगे। फिर बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, किसकी बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी की। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वाटर रिलेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, क्यों होता है, उसके नुकसान क्या, फायदे क्या, सब पढ़ने वाला है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में से बहुत से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, ट्रांसपिरेशन में से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं बेटा, और फोटोसिंथेसिस में से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन से क्वेश्चन आते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। प्लांट मूवमेंट, फिर नाइट्रोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाला है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी पढ़ने वाला प्लांट में, अंदर ये प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ने वाला है। उसके बाद बात करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, हमें बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ानी है क्लास में। तो सिलेबस में भी बराबर सिलेबस दिया हुआ है, ताकि आप आराम से, आपका सारा नॉलेज चेक हो जाए। तो आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लिया, तब एनिमल फिजियोलॉजी की बारी, किसकी बारी, एनिमल फिजियोलॉजी की। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले आ जाएगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर आ जाएगा ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन देख लिया आपने एनिमल के अंदर, एनिमल के अंदर है ना बेटा। उसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है, जो आपका 11th 12th में जो दे रखा है वही पढ़ना है, हमें आगे नहीं पढ़ना है। तो ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन आ गया। फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड और उसका सर्कुलेशन वो सारा देखेंगे, डबल सर्कुलेशन वो भी है, सब देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर बाद में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन कैसे होता है वो भी देखेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन कैसा होता है, और उसमें बोन्स वगैरह सारी आ जाएगी। लोकोमोशन मूवमेंट में बोन्स वगैरह, मसल्स वगैरह सब पढ़ लेंगे। फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिका तंत्र पढ़ लेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ लेंगे, इसके अंदर आ जाएगा। फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, हार्मोन सारे पढ़ना पड़ेंगे इसके अंदर। फिर रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग, इसमें रिप्रोडक्शन हम हमारे जैसे नहीं संतति, एनिमल आप अपने जैसी नहीं संतति कैसे उत्पन्न करते हैं वो भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर आ जाते हैं यूनिट 5 के अंदर। यूनिट 5 के अंदर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो देखो जेनेटिक्स के अंदर मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेरे ऑलरेडी क्लास 12th के जो नीट प्लस क्लास 12th करके एक प्लेलिस्ट बन रखी है, उसके अंदर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के वीडियो हैं उसके ऊपर। तो आप वहां से पढ़ोगे तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस वगैरह जेनेटिक्स कवर हो जाएगी वहां से आपकी, जितनी जेनेटिक्स आपके सिलेबस में वो ऑलरेडी है और वहां से कवर हो जाएगी आपकी। देख लेना, आप प्ले लिस्ट पे जाना और देख लेना, ठीक है। फिर आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी दे रखी है मैंने। सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो आ चुका है। लिंकेज एंड क्रॉसिंग और इसके ऊपर भी वीडियो आ चुका है। एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज एंड एविडेंस, ये इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल में बात कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे इस यूनिट के अंदर, ठीक है ना बेटा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूनिट 6 के।
यूनिट 6 की बात करें तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर में क्या यूज है, हम क्यों पढ़ते हैं बायोलॉजी, या बच्चा बायोलॉजी क्यों पढ़ेगा, उसकी अगर हम बात करें, ठीक है ना बेटा, तो सबसे पहले बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ का इकोनॉमिकल में प्रोटोजोआ का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, हेलमिंथेस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इंसेक्ट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, और मोलस्क जो है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, वो पढ़ने वाला है। फिर बाद में बात, जब ये सारे एनिमल देख लिया तो प्लांट भी आएगा ना, बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ना है, मतलब एनिमल देख लिया तो प्लांट यूटिलाइजेशन की रियल स्पीट है, राइस है उसका, है ना, फाइबर यील्डिंग प्लांट लाइक कॉटन है, जूट है, उसका क्या है। फिर वेजिटेबल ऑयल वाली है, ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, मूंगफली, सरसों, स्पाइसीज, कोरिएंडर, धनिया है, मेथी है, जीरा है, उन सबका भी देखेंगे। ठीक है, फिर मेडिसिनल प्लांट है, कॉमीफोरा है, विथानिया है, बीवरेज जो पेय पदार्थ वाले, कॉफी है, चाय है, उन सब के बारे में भी डिटेल में हम पढ़ने वाला है। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, देखो ये वाली चीज ओवर है यहाँ पे, इम्यूनोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी देखने वाला है ना बेटा, इम्यूनोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझने वाला है। उसके बाद वैक्सीन यहाँ से समझने वाला है, कोरोना की वैक्सीन वगैरह सब देखने वाला है यहाँ पर, पैथोजन देखने वाला है, पैरासाइट्स देखने वाला है, कैंसर और एड्स भी डिटेल में हमें पढ़ना, ध्यान रखना, कैंसर और एड्स टेक्निक में एलिसा टेस्ट भी देखेंगे जो एड्स के लिए किया जाता है, और कैंसर और एड्स यहाँ पे भी पढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये होगी आपकी यूनिट 6। अभी यूनिट 7 से जो लास्ट वाली देखते हैं वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इससे रिलेटेड टॉपिक हम आगे भी देखेंगे। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर आ जाएगा ऑर्गेनिज्म एंड इट्स और एनवायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बायो जियोकेमिकल साइकिल, कौन कौन से बायो जियोकेमिकल साइकिल हम देखने वाले हैं, कार्बन साइकिल देखेंगे, नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे, और फॉस्फोरस साइकिल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये सारे साइकिल हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मान के चलो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से क्वेश्चन आएगा, एयर, वाटर, नॉइज एंड सॉइल, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो थोड़ी ये डिटेल में पढ़ने वाले, थोड़े अच्छे टॉपिक है जो इजीली हमसे कवर हो जाएंगे, वो वाला है। ये सब हुआ हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का। अब हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, देखो बेटा साइड में एक और आया होगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर लो। आपको अगर चाहिए कि नहीं मेरे को तो कंटिन्यू क्लास लेनी है सर के, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी हमारी क्लास आए उस समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जीव विज्ञान की क्लास कंटिन्यू रहेगी ना, पूरा सिलेबस हो जाएगा हमारा यूट्यूब पे। अब से अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की तो भले आज से ही तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपके कोई कमेंट है, मतलब कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो, और आपको अगर उचित लगे, मैं तो कहता हूँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो, ताकि हमारी ग्रुप बन जाए, ग्रुप के साथ हम पढ़ें। अब शेयर भी कर लो, ठीक है बेटा। अब बात करें हम ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस की डिटेल बात करके, ग्रेजुएशन लेवल तक सिलेबस में क्या आएगा, सबसे पहले यूनिट आएगी, चलिए तो हम देख चुके हैं, इसकी डिटेल चल रहा है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो हम स्टार्ट भी करने वाले, जो हम पढ़ने वाले भी हैं, ठीक है ना। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर क्या देखेंगे हम, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट देखने वाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक पढ़ेंगे फिर यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, पहले प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे फिर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार के, प्लांट सेल एंड एनिमल, उनको भी डिटेल में हम देखने वाले हैं। पहले प्रोकैरियोटिक सेल देख लेंगे, फिर यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का टाइप जो प्लांट सेल, एनिमल सेल, वो भी हम डिटेल में देख लेंगे। ये देखने के बाद प्रोकैरियोटिक सेल तो यहाँ खत्म हो गया, अब आगे जो भी देखेंगे हम लगभग सारे यूकैरियोटिक सेल का ही देखेंगे, ठीक है। तो अब आ गया स्ट्रक्चर, देखो समझना, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन किसका, ऑफ सेल सरफेस, इसकी सेल सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका प्रॉपर्टी कैसा होगा, और उसके सेल सरफेस, जो सेल का जो सरफेस है, जैसे सेल है, ठीक बेटा, सेल का जो ये सरफेस है बाई पर, सेल का जो सरफेस है, सेल सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लांट सेल है तो अलग होगा, एनिमल सेल है तो अलग होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, है ना, और उनके फंक्शन क्या होंगे, वो सब का सब हम देखने वाले हैं। उसके साथ साथ सेल प्रोसेस भी देखने वाला है, उसका सेल प्रोसेस भी देखने वाला है। फिर सेल ऑर्गेनल्स में आ जाएंगे, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो आ गया सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल ऑर्गेनल्स उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो फंक्शन कैसे करते हैं, ये देख लिया। फिर आ गया सेल से जो ही अंदर आएगा सेल ऑर्गेनल्स देख लिया और उसके फंक्शन देख लिए। सेल ऑर्गेनल्स से अंदर आएंगे तो आ जाएगा न्यूक्लियस, केंद्रक, तो केंद्रक के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका क्रोमोसोम का टाइप देखेंगे और एबर्शन देखेंगे। उसके बाद फिर उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग सेल बात करेंगे, उसके अंदर हम कुछ बायोमोलिक्यूल देखेंगे, कुछ एंजाइम देखेंगे। तो बायोमोलिक्यूल के अंदर हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट,
लिपिड एंड न्यूक्लिक। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल देखेंगे? प्रोटीन देख लेंगे, कार्बोहाइड्रेट देख लेंगे, लिपिड देख लेंगे और न्यूक्लिक एसिड देख लेंगे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, हमारे चार ही, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। फिर उसके बाद बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम के अंदर हम एंजाइम का टाइप देखेंगे सबसे पहले, टाइप, फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे और एंजाइम एक्शन देखेंगे। टाइप देख लिया, उसकी प्रॉपर्टी देख ली, एंजाइम एक्शन देख लिया। फिर जहां से क्वेश्चन बहुत आने की पॉसिबिलिटी है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन कैसे होगा, इसमें माइटोसिस भी देखेंगे, म्यूसिस, तो समसूत्री अर्थसूत्री बस दोनों की डिटेल के अंदर जाएंगे, है ना, वो इसके अंदर हम देखने वाला है। तो ये यूनिट तो आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आप सेल बायोलॉजी ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, बॉटनी में भी पढ़ते हो, जूलॉजी में भी पढ़ते हो, तो दोनों के अकॉर्डिंग ये चलेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर किसी में बीएससी फर्स्ट ईयर में सेल बायोलॉजी जूलॉजी में पढ़ाई जाती है, तो किसी में बॉटनी में पढ़ाई जाती है ना, किसी में बॉटनी पढ़ाई जाती है, किसी में जूलॉजी में पढ़ाई जाती है, किसी में बीएससी थर्ड ईयर में सेल बायोलॉजी होगी। लेकिन सेल बायोलॉजी होती जरूर है, क्या होता है बेटा, लेकिन सेल बायोलॉजी होती जरूर है, सबके होती है सेल बायोलॉजी, हमने सबने पढ़ा, बॉटनी में भी पढ़ा, जूलॉजी में पढ़ा, तो वो यहाँ डिटेल में पढ़ने वाला है हम, और एमसीक्यू टाइप पढ़ने वाला है ताकि हमारा बहुत अच्छे से ये कवर हो जाए। फिर सेकंड यूनिट की बात करें, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हमने 12th के लिए टैक्सोनॉमी में पढ़ी, वहां तो इंट्रोडक्शन था, या थोड़ा सा डिटेल में चले जाएंगे। डिटेल में क्या जाएंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, समिति बोलते हैं हिंदी में, सिलोम एंड मेटामेरिज्म्स इन एनिमल्स, एनिमल वाला देखा। फिर साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोडेटा एंड कोडेटा, ठीक है, अप टू ऑर्डर लेवल कहां तक पढ़ने वाले हैं, कोडेटा एंड नॉन कोडेटा अप टू ऑर्डर लेवल तक पढ़ने वाला है, विद एग्जांपल पढ़ने वाला है। तो ये दोनों तो हो गए हमारे जूलॉजी के। इसके हो गए जूलॉजी की बात कर ले मैं, जूलॉजी की। अब आगे की बात करें तो ये हो गया हमारा बॉटनी की बात कर लेते हैं, जो कि हमारी बॉटनी है, ये हो गया हमारे बॉटनी के, ठीक है। तो सुनो बॉटनी के अंदर क्या क्या है, सेलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्या आएगा, सेलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसके अंदर मेजर ग्रुप अप टू क्लास। देखो जूलॉजी के अंदर हमें अप टू ऑर्डर पढ़ना है और बॉटनी के अंदर हमें अप टू क्लास पढ़नी है, और उसके साथ साथ ही कुछ पढ़ना ये भी पढ़नी है, जैसे रेनोकुलेसी पढ़नी, एपिसिएसी पढ़नी, एस्ट्रेसी पढ़नी, पोएसी पढ़ना, और इसके क्या चीज पढ़ना है, इनके फ्लोरल वेरिएशंस पढ़ने, सारी कुछ फैमिली वगैरह पढ़नी है, फैमिली भी पढ़नी है, इनकी फैमिली के अंदर फ्लोरल वेरिएशंस पढ़ने होते हैं, इनकी फैमिली में फ्लोरल वेरिएशन जो है वो पढ़ने वाला है। तो 11th 12th के अंदर तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था, और यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर हम इसका डिटेल पढ़ने वाला है, ठीक है बेटा। फिर अगर यूनिट 3rd की बात करें तो ये तो बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे एंड इंटरनल। देखो यहाँ बीच में एंड नहीं लगा हुआ, आप यहाँ पर एंड लगा दें, एक्सटर्नल एंड इंटरनल यहाँ पर, ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इसमें क्या क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे और लाइफ साइकिल देखेंगे। किस किस का देखेंगे, अमीबा का देख लेंगे, ओविलिया का, टीनिया का, एस्केरिस का, है ना बेटा, रेटिमा का, पेरिप्लेनेटा का, राणा का एंड रैबिट। कितने हैं तो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एनिमल पढ़ना है हमें। कितना पढ़ना है, 8 एनिमल पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ना है, एक्सटर्नल और इंटरनल, उसके साथ इसका रिप्रोडक्शन पढ़ना है और लाइफ साइकिल पढ़ना है, ठीक है बेटा। देखो मैं थोड़ा आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस है। अगर किसी को लगे कि मेरा स्पीड थोड़ा कम है तो आप यूट्यूब पर अपनी इसकी स्पीड बढ़ा दे और फिर देख लें। यूट्यूब पे ऑप्शन आता है स्पीड बढ़ाने का, तो आप स्पीड बढ़ाकर भी इसको देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट 4 की बात करें तो जब हमने जूलॉजी के स्ट्रक्चर ये देख लिए, अब एल्गी में भी, बॉटनी में भी पढ़ेंगे। जूलॉजी के हमने स्ट्रक्चर वगैरह रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल देख ले, तो बॉटनी के अंदर भी स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल देखेंगे, स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल पर यहाँ किसका देखेंगे। देखो एंजियोस्पर्म हम 12th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर टैक्सोनॉमी में भी एंजियोस्पर्म से संबंधित चीजें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के अलावा पीछे कौन बचा, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, वो यहाँ देख लेंगे। एल्गी देख लेंगे, फंजाई देख लेंगे, ब्रायोफाइट्स देख लेंगे, टेरिडोफाइट्स देख लेंगे, जिम्नोस्पर्म देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका लगभग जैसे जेएनयू है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर में दे दी, वही वाली बुक है पूरी, तो उस बुक का ही एक यूनिट दे दिया आपको उस बुक का ही एक यूनिट है, ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारे पास सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है, तो आपको सपोर्ट करना है, साथ साथ चलना है, और आप फ्रेंड को भी साथ जोड़ दो। देखो बेटा मेरी बात सुन लो, मेरा एक प्रयास है, मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, लेकिन अगर हमारा एक ग्रुप रहेगा तो उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि आपके ग्रुप में बहुत से लड़के जो अलग अलग क्वेश्चन डालेंगे अपने कमेंट में, है ना, उस क्वेश्चन से मेरे उस क्वेश्चन का जब मैं आंसर दूंगा, है ना, तो मेरे साथ साथ आपको भी वो क्वेश्चन का आंसर देने का मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आप ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर दें,
ठीक है, जब आप क्वेश्चन का आंसर दोगे, मैं तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन का आंसर दोगे तो उसके लिए आप 4 किताबें खोलोगे, 4 बुक्स खोलोगे, 4 बुक्स खोलोगे तो उसमें से आपको आंसर ढूंढोगे तो आपको उसके साथ साथ 2-3 दूसरे आंसर क्लियर और हो जाएंगे। आपको कम मेहनत करने का, आप मेहनत तो कम मेहनत करोगे और ज्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा अगर आप अपना ग्रुप बना के पढ़ते हो तो। क्यों हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आए वो दूसरों के ना आए और उसके आए वो आपके ना आए। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले और आप उससे क्वेश्चन पूछ लो ग्रुप में और हो सकता है एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। नहीं, हालांकि हमारा प्रयास तो रहेगा, लेकिन अगर आप ग्रुप बना के पढ़ते हो तो वो फायदा होता है। तो अगर आप अपने फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो शेयर करें तो क्या हमारा ग्रुप बन जाएगा, वो कमेंट में क्वेश्चन डालेगा, उस क्वेश्चन के साथ साथ वो क्वेश्चन आपका भी, एक ने क्वेश्चन डाला तो आप सबका तैयार हो जाएगा वो, राइट ना। तो आप ग्रुप बनाए। फिर आप कहते हैं यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले, ये पूरे एनिमल से रिलेटेड है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट कैसे बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म कैसे बनते हैं, ओजेनेसिस, जो ओवम होता है वो कैसे बनता है, गैमेटोजेनेसिस के अंदर हमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस दोनों देखने वाले हैं, है ना बेटा। उसके बाद उसका जब स्पर्म और ओवम बन गया उसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया तब उसमें उसके बाद जो उसमें क्लीवेज कैसे होगा, फिर ब्लास्टुला, गैस्टुला, फिर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, लास्ट में फेट में कैसे बना सकते हैं उसका, और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कैसे होगा, वो सारा डिटेल में पढ़ने वाला है। ठीक है, फिर मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग पढ़ेंगे, फिर रीजनरेशन किसमें, एम्फीबियन लिम्ब रीजनरेशन पढ़ने वाला है। ठीक है बेटा, फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है किसमें, चिक में, वो पढ़ने वाले हैं। फिर प्लेसेंटा इन मैमल्स पढ़ेंगे और मैमल के अंदर प्लेसेंटा वो, और फिर एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ओव्यूलेशन, देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे, एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी और फास्टेशन एंड लैक्टेशन। ओव्यूलेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, फिर प्रसव हो गया, फिर उसके बाद जो दूध स्त्राव है, लैक्टेशन है, वो हो गया, उस सब की डिटेल हम पढ़ने वाला है। उसका एंडोक्राइन कंट्रोल पढ़ने वाला है। ये भी आपकी बीएससी की पूरी बुक की एक यूनिट डाल दी आपकी, है ना बेटा। तो टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है, वही कह रहा हूँ मैं, सॉरी। फिर आकर रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट। हायर प्लांट बोलते हैं एंजियोस्पर्म से संबंधित चीजें यहाँ आएगी। इससे संबंधित आएगी एंजियोस्पर्म, देखो एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, सॉरी ये हो चुका है। ठीक है, पहली यूनिट के अंदर हो गया, तो उसके बाद लास्ट में एंजियोस्पर्म बचा हुआ। एंजियोस्पर्म 12th में भी एंजियोस्पर्म का आया हुआ था, 11th 12th वाला सीनियर सेकेंडरी वाला उसमें भी एंजियोस्पर्म वाला था, और यहाँ पे भी वापस ग्रेजुएशन लेवल में भी आपका ये एंजियोस्पर्म आ गया। किसी में बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर एंजियोस्पर्म की बुक होती है, किसी में 3rd ईयर के अंदर होती है। क्या एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या आएगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाएगा। उसके साथ साथ पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन से संबंधित चीज आ जाएगी, एम्ब्रियोजेनेसिस आ जाएगी। ये सारी हमें डिटेल में पढ़ने वाला है। हायर प्लांट लिखा हुआ, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, लोअर प्लांट नहीं लिखा हुआ है, जिसमें इसलिए कह रहा हूँ हायर प्लांट लिखा हुआ है, ठीक है ना बेटा। तो ये सारी चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आता यूनिट 7 इथोलॉजी, नैतिकता। इथोलॉजी नैतिकता, इसके अंदर हम बात करेंगे टाइप ऑफ एनिमल बिहेवियर। किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ एनिमल बिहेवियर। ये वाली जो यूनिट है आपकी, ये वाली यूनिट आपको जो साइकोलॉजी में भी काफी हेल्प करेगी, साइकोलॉजी में काफी हेल्प करेगी। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, फीडिंग पढ़ेंगे, लर्निंग पढ़ेंगे, इंस्टिंक्टिव पढ़ेंगे, मोटिवेटेड पढ़ेंगे और सोशल एंड रिप्रोडक्टिव, इस सब की चीजों के बारे में बात करने वाला है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ जाती है बायोस्टैटिक्स, लास्ट यूनिट 8वीं यूनिट बायोस्टैटिक्स। ये थोड़ी सी आपके लिए हार्ड पड़ेगी क्योंकि ये मैथ्स टाइप होती है, जैसे कि मैथ्स टाइप होती है, कॉमर्स टाइप, मैथ्स टाइप होती है, कॉमर्स में होती है मेनली है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मीन मोड मीडियन ज़्यादा नहीं दे रखा, मैं मीन मोड मीडियन दे रखा है, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। ये पढ़ने वाला है, 4 ही दे रखे हैं, चारों पढ़ने वाला है। उसके बाद जो है हमने टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम एंड बार डायग्राम और लाइन ग्राफ, ये सब पढ़ने वाला है। हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, पाई डायग्राम पढ़ेंगे, बार डायग्राम पढ़ेंगे और लाइन ग्राफ पढ़ने वाला है। ये तो बायोस्टैटिक्स ज़्यादा नहीं दे रखी है, कम ही है, हम पढ़ लेंगे, इजीली पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है अब बात करते हैं पीजी वाला। देखो हमने सीनियर सेकेंडरी वाला पढ़ लिया, यूजी वाला देख लिया, सीनियर सेकेंडरी वाली हमने यूनिट देख ली, यूजी वाली देख ली। अब बात करेंगे पीजी वाली, जिसमें हमें थोड़ा सा डिटेल में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल पूछी जाती है यहाँ से, है ना बेटा। तो देखो पीजी वाले के अंदर क्या क्या सिलेबस, तो हमने मोटे मोटे यूनिट तो जो 5 थी उसके नाम तो हमने देख ही लिए। पहली यूनिट है हमारी इकोलॉजी, पहली यूनिट है हमारी इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर आएगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स बहुत इजी एंड टाइप, कंपोनेंट्स एंड टाइप हम पढ़ लेंगे, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंपोनेंट्स एंड टाइप पढ़ लेंगे, बहुत इजी है। फिर एनर्जी फ्लो में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा हो जाएगा। फूड चेन बहुत इजी हो जाएगा, फूड वेब हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी हमारे हो जाएंगे, इजी टॉपिक इकोलॉजी। फिर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, यहाँ से भी हमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी।
कौन कौन से फैक्टर है, क्लाइमेटिक है, एडेफिक है और बायोटिक है। यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट इकोलॉजी में हम ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं, इकोलॉजी के लगभग हम सब कर लेंगे। फिर आ गया पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, यहाँ भी हमें दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत ईजी है। और प्लांट एंड एनिमल सब, है ना, यहाँ भी हमें दिक्कत नहीं आ रही, ये बहुत ईजी, इकोलॉजी हमारे बहुत आसानी से हो जाएगी, है ना। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये किसी किसी के लिए टफ आएगी, किसी के लिए इजी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, जो एमसीक्यू बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इसमें इतने सारे एमसीक्यू कवर करना थोड़ा सा आप लोग कुछ लोगों के लिए टफ रहेगा, थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए टफ रहेगा। देखो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, डेफिनेशन, स्कोप एंड एप्लीकेशन। डेफिनेशन, इसका स्कोप क्या है इसका, और एप्लीकेशन क्या है। आप ये ध्यान रखना, जो चीज आपको टफ लगे उस चीज को छोड़ देना फिलहाल के लिए, और जो इजी लगे उसे कर देना। जब टफ वाली थोड़ी सी छोड़ी, उसके बाद जब आप सब दूसरे दिन सुबह उठो, आज के लिए छोड़ दिया, दूसरे दिन उठो मॉर्निंग के अंदर, जब आपका दिमाग फ्रेश हो, तो उठते ही सबसे पहले टफ वाली चीज पढ़ो और उसको समझो। फिर जब आप दोपहर में पढ़ रहे हो तो उस टफ वाली चीज को छोड़ दो, और वापस दूसरे दिन जो और टफ लगे उसको सुबह उठो, सुबह जल्दी मॉर्निंग में जल्दी उठो, उस समय पढ़ लो आप। मॉर्निंग में क्या होता है, अपना माइंड ब्रेन जो होता है फ्रेश होता है, उस समय वो टफ वाली चीज हमें टफ नहीं लगती। देखो छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना है, लेकिन किस समय पढ़ना वो बता रहा हूँ। छोड़ने से मतलब है उस समय छोड़ लो जिस समय आप क्लास पढ़ रहे हो, और अर्ली मॉर्निंग उठ के उस चीज को जो टफ लगे उसको क्लियर कर लो। पढ़ना सबको है, ठीक है ना बेटा। तो इकोलॉजी के बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम डेफिनेशन, स्कोप एंड एप्लीकेशन, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी होता है बेटा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हो गया वो पढ़ लेंगे। ये भी थोड़ी इजी ही है, इतना कोई टफ है नहीं, बट डेफिनेशन, स्कोप एंड एप्लीकेशन भी कोई टफ नहीं है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये भी इजी है, बस थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसजेनिक एंड एनिमल प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, सॉरी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होता है। बीटी कॉटन नाम सुना है ना, बीटी कॉटन। ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे म्यूल हो गया, खच्चर हो गया, तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल कुछ इस टाइप से डिटेल पढ़ने वाले हैं इनके अंदर। कोई एक मोटे मोटे तौर पे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट पढ़ने वाले हैं, बीटी कॉटन वगैरह जैसे हैं, है ना, हम पढ़ने वाले हैं। रोजी गाय जैसे है ना, उस टाइप पढ़ने वाले हैं। रोजी गाय है ना जो माँ के दूध जैसा दूध देती है, तो वो आते हैं इसके अंदर, पढ़ेंगे आप उसको भी डिटेल में। एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशन है किसमें, हेल्थ में और एग्रीकल्चर में, वो डिटेल में पढ़ने वाला है। फिर टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर का मेथड पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन पढ़ने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो बायोटेक्नोलॉजी इजी ही है, इतना कोई हार्ड नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो बायोलॉजी है वो भी, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी वो इजी है, पीजी का जो बायोटेक्नोलॉजी वो इजी है, इतना हार्ड नहीं है, इजीली हो जाएगा हमसे, हमारे इजीली हम पढ़ लेंगे। टेक्निक इन बायोलॉजी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहेगी, ये थोड़ा हार्ड रहेगा, ये थोड़ा हार्ड रहेगा, है ना। इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक आएगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस आएगी, ये तो पढ़ रखा होगा आपने, हालांकि आपने तो सब पढ़ रखी है, एमएससी किया तभी तो दिया है, लेकिन ये तो अच्छे से हो जाएगा आपका। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन मोटे मोटे तौर पे ये भी हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी है, कैलोरीमेट्री है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, एलिसा टेस्ट। लेकिन यहाँ ये जो टेक्निक है ना, इस टेक्निक के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, कैसे आ जाए, इसमें थोड़ा सा, और टेक्निक से संबंधी आपको यूट्यूब पे हम तो क्लास लेंगे लेंगे आपको, बाकी नॉर्मली वीडियो भी बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम लोग वीडियो डालते हैं। ये थोड़ी टफ यूनिट है, कैसी है, थोड़ी सी टफ यूनिट है। फिर माइक्रोस्कोपी की बात करें, ये वापस इजी हो जाती है, ये यूनिट वापस इजी है। एक ये यूनिट थोड़ी सी हार्ड है, थर्ड नंबर वाले, फोर्थ नंबर वाले इजी, माइक्रोस्कोपी वाले फिर इजी आ जाती है। प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। फेस कंटेंट माइक्रोस्कोपी यानी इलेक्ट्रॉन, ये इजी है, इसमें इतना टफ नहीं है, आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आता है बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बहुत ईजी टॉपिक है, इसके अंदर भी बहुत ईजी है। पर इसमें क्या होता है, कुछ स्पीशीज के नाम ऐसे आ जाते हैं कई बार, वैसे तो हम पढ़ेंगे लेकिन कुछ नाम ऐसे आ जाते हैं। मैं आपको एक टेबल भी दूंगा उसके साथ, हमारे लेक्चर जो हमारी क्लास होगी उसके साथ मैं आपको एक टेबल भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें जो भी ये हॉट जो एंडेमिजम, सॉरी एंडेमिजम जो स्पीशीज है उन सबके नाम होंगे, है ना। तो इसके अंदर एंडेमिजम्स, हॉट स्पॉट्स, प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान, ये पूरी डिटेल में आपको एक पीडीएफ फाइल के रूप में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, है ना। इन सबकी डिटेल जो डाल दूंगा तो एक नोट्स के फॉर्म में, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप से हैं या टेलीग्राम चैनल से हैं या हमारे फेसबुक पेज से ये ले लेना, है ना। वहाँ से आपको इसका लिंक मिल, फेसबुक पेज पे भी उसका लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ग्रुप में ये चीज़ मिल जाएगी, इसके संबंधित नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ डाल दूंगा जब यूनिट होगी तब। फिर आ जाएगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बहुत ईजी है। बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क,
बहुत ईजी है, हो जाएगा। तो कुछ नाम याद करने पड़ेंगे, इसके भी मैं आपको एक लिस्ट डाल दूंगा, इसकी भी एक लिस्ट डाल दूंगा आपके राजस्थान इंडिया के जितने भी हैं उन सबके, इंडिया के जितने उनकी भी लिस्ट डाल दूंगा। इसको आपको रटना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा है ना, जो सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, इन सबके नाम आपको रटने पड़ेंगे, इसी डिटेल थोड़ी सी आपको रटनी पड़ेगी। तो मैं डाल दूंगा, उसके नोट्स डाल दूंगा, इसके नोट से ही पढ़ना पड़ेगा, फिर भी हम पढ़ेंगे पर ये नोट से ज्यादा पढ़ा जाएगा। ठीक है ना बेटा, नोट्स डालूंगा मैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, फेसबुक पेज पे उसका लिंक दे दूंगा, और यूट्यूब पे भी लिंक देख लेंगे, देंगे दे देंगे, वहां पे भी दे देंगे। ठीक है ना। अब आता है हमारा पार्ट 4। ये तीनों तो हमारा जो अभी तक हमने जो देखा वो तीनों के तीनों हमारे किसके थे, जीव विज्ञान से संबंधित। जो पार्ट 4 है उसको अगर हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में उपयोग, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। ठीक है बेटा, तो इसके अगर हम बात करें, इसकी पहले यूनिट की बात करें, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है। शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। किशोर अधिगम करता है तो अनुदेशात्मक व्यू रचनाएं। किशोर क्यों, एडोलसेंस या किशोर अवस्था क्यों, क्योंकि हमारे जो बच्चे, हम जिन बच्चों को हम पढ़ाएंगे ना, भाई हमारा सिलेक्शन होने के बाद हम जिन बच्चों को पढ़ाएंगे 11th 12th वाले बच्चों को, तो वो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं, उनसे रिलेटेड चीज ही पूछी जाएगी। आपको किशोर अवस्था से नीचे एज वाले बच्चों से रिलेटेड चीजें नहीं आएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चों के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज, कैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी, उसका यूज क्या क्या करोगे, संप्रेषण कौशल तथा उसका उपयोग कैसे करोगे बच्चों के साथ, वो चीज आएगी। फिर आ जाएगा टीचिंग मॉडल्स। टीचिंग मॉडल्स बोले शिक्षण प्रतिमान या टीचिंग मॉडल्स, उसके अंदर एडवांस ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग, इन सब के बारे में। हिंदी में बोले तो अग्रिम व्यवस्थापन, संपत्ति प्राप्ति, सूचना प्रक्रिया और प्रच्छा प्रशिक्षण, इंक्वायरी ट्रेनिंग, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, और लास्ट में जो आपके सहकारी अधिगम है या कोऑपरेटिव लर्निंग है, इसके बारे में पूछा जाएगा। देखो बेटा, हम प्रयास करेंगे ये वाली यूनिट भी आपको दे दे यूट्यूब पे, ये वाली यूनिट भी हम करवा दे, प्रयास रहेगा हमारा। ठीक है। फिर सेकंड यूनिट आएगी आपकी यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, कहे तो आपके सिलेबस की लास्ट यूनिट है, यह आपका पार्ट 4 की सेकंड यूनिट है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, है ना, आईसीटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीजें रहेगी, बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वाला हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है ना बेटा, उसका वो भी है। और इसके अलावा आपके यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और अलग होते हैं, इसके अंदर दोनों ही, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, तो वो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये वाला हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी रहेगा। हार्डवेयर जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, सिंपल सी चीज है। फिर सिस्टम अप्रोच रहेगी, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें रहेगी। इसके साथ ही हमारा जो है सिलेबस का जो डिस्कशन था वो लगभग खत्म हो गया है। कल से हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। अगर आपका ग्रुप है या आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, आप उनके साथ ये क्लास शेयर कर लें ताकि उसको भी सिलेबस की डिटेल समझ में आ जाए। और इसके साथ में जब हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी तो हाँ, आप सब हम सब मिलकर एक निश्चित टाइम डिसाइड करेंगे। अगर देखो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं शाम को क्लास स्टार्ट करूंगा, लेकिन आपको लगेगा नहीं सर इस टाइम नहीं, इस टाइम रहेगा, मैं एक वोट करवा दूंगा। अगर जिसका ज्यादा वोट रहेगा उस टाइम पे हम हमारी क्लास ले लेंगे। ठीक है, मुझे भी टाइम निकालना पड़ेगा आप लोगों की क्लास लेने के लिए, तो उस समय हम क्लास दे देंगे। लाइव क्लास भी आ जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास भी डाल दूंगा, तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, लास्ट में फिर कह रहा हूँ, आप अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लो, कोई समस्या आए तो कमेंट कर लो, नहीं तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।